जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आई होप दोस्तों आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर ले जा चुके होंगे। दोस्तों हम लोग आज से इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं और इतिहास के अंदर जिस भाग को सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है आधुनिक भारतीय इतिहास। क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास हमने इसलिए पढ़ना है सबसे पहले क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न किसी भी एग्जाम में आप लोग देखोगे जिनका वेटेज रहता है वो सबसे ज़्यादा जो भाग है वो है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करेंगे, देन हम अपना जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको यहाँ पर समझेंगे और देन हम यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हम आधुनिक भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़े। उससे पहले मैं आप लोगों से जो मूलभूत जानकारियां हैं इतिहास विषय से संबंधित उनको मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग अपने पास अपने नोट्स जो नोटबुक होगी और आपका जो कलम होगी, जो आपका पेन है, उसको लेकर बैठेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी उन सभी को आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे सामने जो टर्म आता है, टर्म क्या आता है? हिस्ट्री आता है। ठीक है, हिस्ट्री आता है और हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोला जाता है। अगर हम बात करें तो इतिहास क्या है, अगर परिभाषा के संबंध में हम बात करें, आपसे कोई भी जर्नली पूछ ले कि भाई इतिहास क्या होता है, तो बस आपको इतना बताना है कि अतीत में घटी घटनाओं का अध्ययन को ही क्या बोला जाता है? इतिहास बोला जाता है। यानी कि जो घटनाएं बीते हुए समय में घटित हो चुकी है, जो घटना घटी गई है, उनके ही अध्ययन को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इतिहास, ठीक है, इतिहास होता क्या है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लोगों को सीधा बताना है इति प्लस हास। ठीक है, इति प्लस हास। इति मतलब ऐसा ही और हास मतलब हुआ होगा या घटा होगा। तो जो हमारे पास शाब्दिक अर्थ निकल के आता है दोस्तों इतिहास का, वो क्या है? वो निकल के आता है कि ऐसा ही हुआ होगा। क्लियर है? या ऐसा ही घटा होगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को इतिहास से संबंधित ध्यान रखनी है। अब आपसे अगला एक प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो ऑरिजिन हुआ है हिस्ट्री का वो हुआ है हिस्टोरिया शब्द से। किस शब्द से हुआ है दोस्तों? हिस्टोरिया शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? रिसर्च या इंक्वायरी होता है। क्लियर है? और हिंदी में अगर इसकी अर्थ की बात करें तो हिंदी में इसको बोलेंगे अनुसंधान। क्लियर है? यानी कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर विशेष ज्ञान, ठीक है, किन्हीं घटनाओं पर विशेष ज्ञान क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बस इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, अब आपसे जो आगे प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये हिस्टोरिया है ये कैसा वर्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से ही क्या हुई है? आपके जो हिस्ट्री शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें जितनी मैंने यहाँ पर बताई समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हल्के में ही बताऊंगा दोस्तों कि इतिहास का जो वर्गीकरण है उसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, डीप अगर आपको देखना हो, ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होना है वहाँ पर इतनी विस्तृत रूप से चीज़ें नहीं पूछी जानी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से ही चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको
बिल्कुल डीप से देखनी हो तो 11 क्लासेस मेरे द्वारा एनिसेंट हिस्ट्री की पहले ही करवाई गई है, और पूरा का पूरा एक लेक्चर, ठीक है, पूरा इतिहास के वर्गीकरण से ही संबंधित है। तो उन वीडियोस को, इस टॉपिक को समझने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन का, तो सो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री है उसको बांटा जाता है एक तो प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा आपको ध्यान रखना है आदि ऐतिहासिक काल में। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि इसका वर्गीकरण किया जाता है ऐतिहासिक काल में। अब देखिए, इन तीनों काल में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। बस देखिए, इसी प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोला जाता है। ये पहली बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा दीजिए। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसमें ना तो किसी प्रकार की लिपि थी, ठीक है, लिपि का भी अभाव था, और उसके अलावा ना ही किसी प्रकार का लेखन था, ना ही लिपि ना ही लेखन। ऐसा कौन सा काल अगर कोई पूछे तो वो था प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए, अगली बात जो है आदि ऐतिहासिक काल का, अगर आपसे पूछा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल के अंदर क्या चीज़ें थी, तो आपको ध्यान रखना है लिपि तो थी, लिपि तो है, लेकिन उस लिपि को दोस्तों पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। तो यानी कि लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। और इसका एग्जाम्पल है आपके सामने सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? सिंधु घाटी की सभ्यता। आपको पता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी लिपि कैसी थी, तो उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि थी। जो लिपि तो है, लेकिन इस काल में लिपि तो है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। क्लियर है? अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आप लोगों को ध्यान रखना है लिपि भी है और उस लिपि को पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लिपि भी है और उस लिपि को पढ़ा भी जा सकता है। वो कौन सा काल है? वो ऐतिहासिक काल है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम वहां तक पहुंचते हैं जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। हमने पहुंचना है आधुनिक भारतीय इतिहास तक, और वो कहाँ मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा, इस ऐतिहासिक काल के अंदर मिलेगा। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बाद में या अभी कभी भी आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। साफ दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सेंटर में, बिल्कुल ऐतिहासिक काल। अब देखिए अध्ययन के लिए, ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक काल को, जो हमारा भारतीय ऐतिहासिक काल है, जो हमारा भारतीय इतिहास है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से। यह है आपका ऐतिहासिक काल। इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? इसको डिवाइड कर देते हैं 3 भागों में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा आपको ध्यान रखना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और चौथा आपको ध्यान रखना है आधुनिक भारतीय इतिहास। अब देखिए, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसके अंदर हम किन घटनाओं को पढ़ते हैं? जितनी भी घटनाएं 600 BC से लेकर, कितना, 600 BC से लेकर और आपका
कितना 600 BC से लेकर 712 AD तक घटित हुई हैं, उन घटनाओं का अध्ययन हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यानी कि जितनी भी जो आपका क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता का काल भले पहले का है, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं पढ़ते किसके अंदर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर ही हम उसे पढ़ते हैं। तो इससे आप लोग लगभग इतना कर लीजिए, जो हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं वो हम 2750 BC से लेकर 712 AD तक का पढ़ता है, अगर हम देखें हम उसे ढंग से। ठीक है, भले जो ये आपको पता है कि लिपि जो है वो नहीं पढ़ी जा सकती थी, लेकिन हम भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो पढ़ना, जो सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो 2750 BC से लेकर 712 AD तक का इतिहास पढ़ते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से, और कहां तक आपका, जब तक मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर अटैक करता है, अपना पहला अटैक करता है, सफल आक्रमण जो होता है मुस्लिम का, वहां तक हम क्या करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को कवर करते हैं। क्लियर है? उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर हम क्या करते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर हम 712 AD से लेकर कब तक का पढ़ते हैं, 1707, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक का इतिहास हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर हम कहां से कहां तक का पढ़ते हैं 1707 AD से लेकर आपका 1947 AD तक का इतिहास पढ़ते हैं। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच चुके हैं जहां तक हमने पहुंचना था। ठीक है, यानी कि हम आज से किस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, हम शुरुआत करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की। और इसके अंदर जो हमने पहला टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है आपका यूरोपियों का भारत आगमन। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंदर हम पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसी, डेनिश सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए यूरोपियों का भारत आगमन। क्या हेडिंग डालेंगे? जो पहला टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में आधुनिक भारत का, वो क्या है, यूरोपियों का भारत आगमन। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कुछ तारीखें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको जो डेट ध्यान रखनी है दोस्तों, वो क्या है, 1453 है। ठीक है, 1453 जो डेट है उसको आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जो आपके लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी 1453 में क्या होता है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, उस्मानिया सल्तनत जो है, ये क्या करती है, ये कुस्तुतूनिया और एशिया माइनर पर अपना अधिकार जमा लेती है। क्लियर है? अपना अधिकार जमा लेती है। तो जो आपका भूमिगत जो मार्ग है, ठीक है, जो भूमिगत मार्ग रहता है पूर्व के पश्चिम के देशों का भारत के साथ व्यापार करने का, वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये इटली है, ये देश क्या किया करते थे, ये आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही भारत से व्यापार किया करते थे। लेकिन जब एक डेट आती है 1453, ठीक है, 1453 में क्या होता है दोस्तों, 1453 में इस डेट में क्या होता है, जो उस्मानिया सल्तनत है, जो आपका ऑटोमन साम्राज्य है, वो क्या कर लेता है, कुस्तुतूनिया पर, जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसमें आक्रमण करके इसको जीत लेता है, इस पर उसका कब्जा हो जाता है, एशिया माइनर पर उसका कब्जा हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, इटली, स्पेन और पुर्तगाल वाले जो क्षेत्र हैं वो उस क्षेत्र से नहीं जा पाते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल आपको क्या समझना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो भूमिगत रास्ता है, ठीक है, यानी कि जो आपका सिंपल जो रास्ता था जिससे सदियों से व्यापार हो रहा था पूर्व के देश के साथ पश्चिम के देशों का, वो अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए, अब इनके पास, ठीक है, जो ये देश हैं, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, तो इनके पास कोई भी
तरीका नहीं बचता है कि वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सके, भारत के साथ व्यापार कर सके। तो क्या होता है, धीरे 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 एक शख्स को सिरे जाता है। पुर्तगाल की भी थोड़ा सा भूमिका है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, पुर्तगाल में एक शख्स हुआ जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। ठीक है, इसी प्रिंस हेनरी को बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, ये शख्स क्या करता है, एक नाविक स्कूल की स्थापना करता है अपने यहाँ पर। ठीक है, अपने यहाँ पर नाविक स्कूल की स्थापना करता है और जिससे क्या दिया जाता है, समुद्र में तैरने और समुद्र में जहाज चलाने का प्रशिक्षण वो वहाँ पर देता है। तो जिससे क्या होती है, काफ़ी हेल्प होती है। और धीरे धीरे जब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण होता है, नई नई, आप लोगों को ध्यान रखना है, नई नई वैज्ञानिक खोजें होती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये प्रयास करते हैं, जो पुर्तगाल और स्पेन के जो लोग हैं ये प्रयास करते हैं कहाँ आने का, कि हम क्या करेंगे कि समुद्री मार्ग से होते हुए कहाँ तक पहुंचेंगे, भारत तक पहुंचेंगे और भारत से व्यापार करेंगे। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और डेट आप लोगों को 1453 में ये मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो शख्स आता है उसका नाम होता है 1488 में, 1488 आप लोग ध्यान रखना, 1488 में पहला शख्स जो प्रयास करता है उसका नाम है बोर्थोमियो डियाज। ठीक है, बोर्थोमियो डियाज जो है वो 1488 में प्रयास करता है। किंग जॉन सेकंड उस टाइम पे पुर्तगाल में राजा रहता है, पुर्तगाली था ये, बोर्थोमियो डियाज। ठीक है, नाम क्या है, बोर्थोमियो डियाज। तो ये शख्स क्या करता है, पुर्तगाल से चलता है किंग जॉन सेकंड के से मदद लेके। अब जब ये चलता है तो ये शख्स अफ्रीका के तट होते और आपका यहाँ पर जो ये आपका उत्तम आशा अंतरीप है यहाँ तक पहुँच जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कैप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है। वहाँ तक ये शख्स पहुँच जाता है। कौन, बोर्थोमियो डियाज, ये पहुँच जाता है। लेकिन इस स्थान पर जो इसके साथ 2-3 लोग रहते हैं उनसे इसका झगड़ा हो जाता है, उनसे इसका विवाद हो जाता है और ये आदमी अब आगे नहीं बढ़ता है और बोलता है यार कि मैं वापस जाता हूं। तो ये क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। अब आप लोगों को यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, कि जो ये बोर्थोमियो डियाज है वो इस स्थान को, इस रूट को जहां पर ये उनका झगड़ा होता है, उस स्थान को नाम देता है कैप ऑफ स्टॉर्म। क्या नाम देता है, कैप ऑफ स्टॉर्म नाम देता है। ठीक है, अब जब ये वापस चले जाता है, राजा इसको बुलाता है, वहाँ का शासक इसे बुलाता है, तो भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या कहानी हुई, क्यों तुम वापस आए, क्यों तुम इंडिया नहीं गए, पूछता है। तो वो बताता है कि जो मेरे साथ आपने ये चुन्नू मुन्नू भेजे थे, ठीक है, तो इन्होंने मेरी खोपड़ी सनका दी थी और मेरी खोपड़ी जब सनक जाती है तो मैं वापस आ गया। तो इस तरीके से वो राजा को चीजें बताता है और बोलता है कि मैं कैप ऑफ स्टॉर्म तक पहुंचा। ठीक है, कैप ऑफ स्टॉर्म तक पहुंचा। तो राजा ने बोला नहीं भाई, हम उसको कैप ऑफ स्टॉर्म नाम नहीं देते हैं, हम उसको नाम देंगे कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, यानी कि एक अच्छी उम्मीद जागी है कि तुम इतना गए हो तो अगली बार जब कोई और ट्राई करेगा या तुम ही ट्राई करोगे तो तुम भारत तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यानी कि आपको ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखनी है कि कैप ऑफ गुड होप जो रूट है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज किसने की थी, बोर्थोमियो डियाज ने की थी। क्लियर है। अब देखिए, अब अगला ये तो था बोर्थोमियो डियाज की कहानी। अब अगला व्यक्ति एक और है। ठीक है, ये तो पुर्तगाल के रोल की बात हो गई। एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, आपने सुना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। अब ये व्यक्ति तो था इटली का, कहाँ का था, इटली का था। अब सबसे पहले ये जाता है अपने इटली की राजा के पास जाता है कि राजा आप क्या करो,
मेरी हेल्प करो, मुझे संसाधन मुहैया कराओ। मैं क्या करूंगा, मैं भारत से व्यापार करूंगा, मैं पूर्व के देशों के साथ व्यापार करूंगा और आपके लिए बहुत सा मुनाफा भी कमाऊंगा और थोड़ा बहुत अपने लिए भी कमा लूंगा। तो इटली का राजा इसे मना कर लेता है कि भाई ना तो मैं तेरे को संसाधन देने वाला हूं, बिजनेस में रिस्क है, तू जहां है वहीं बैठे रहे। ठीक है, तो ये आदमी क्या करता है, इटली से स्पेन आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इटली से स्पेन जब आता है तो स्पेन की महारानी रहती है ईसाबेल। ठीक है, ईसाबेल से ये बात करता है कि महारानी अगर मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपको भी दूंगा, खुद भी लूंगा, मुझे आप इतने संसाधन मुहैया करवा दीजिए कि मैं पूर्व के देशों से व्यापार कर सकूं, मैं इंडिया पहुंच सकूं। ठीक है, चेष्टा कहां आने की थी, इंडिया आने की, सबका गोल कहां था, इंडिया। कारण सिर्फ गरम मसाला, ठीक है, सूती वस्त्र, ये कारण पहले से ही थे। तो 3 अगस्त 1942, ठीक है दोस्तों, 3 अगस्त 1942 को 3 जहाज लेके, ठीक है, 3 जहाज लेता है, पिंटा, नीना और सेंट मैरिया। ठीक है, पिंटा कौन कौन से जहाज लेते हैं, पिंटा, नीना और सेंट मारियम। इन जहाजों को लेकर यह व्यक्ति क्या करता है, निकल जाता है 3 अगस्त 1492 को। ठीक है, 3 अगस्त 1492 को ये शख्स जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, ठीक है, स्पेन की महारानी की सहायता से निकल जाता है। अब जैसे निकलता तो है, लेकिन ये कैनरी द्वीप समूह आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर पड़ता है कैनरी द्वीप समूह। ठीक है, जहां पर मैंने ये गोला किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, वहां पर पड़ता है कैनरी द्वीप समूह। सबसे पहले स्पेन से वो दक्षिण की ओर मुड़ा। ठीक है, लेकिन कैनरी द्वीप समूह से टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 अक्टूबर 1492, ठीक है, 12 अक्टूबर 1492 को ये पहुंचता है बहामास द्वीप पर। कहां पर पहुंचता है, बहामास द्वीप पर पहुंचता है और वहां पर वो कुछ लोगों को देखता है जिनकी शक्लें टमाटर के जैसी रहती है और बोलता है कि वाह मैं इंडिया में आ गया, और उन लोगों को वो बोलता है कि रेड इंडियंस। ठीक है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यार मुझे जाना तो इंडिया था, लेकिन मैं पहुंच कहां गया हूं, मैं पहुंच गया हूं कहां, दूसरी जगह। ठीक है, तो ये फिर क्या, जिस जैसे ही आया था वैसे ही वापस चले गया। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, आप लोगों को पूछा जाएगा कि अमेरिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आपको हमेशा आंसर करना है क्रिस्टोफर कोलंबस को। और कब की थी, तो आपको ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 1492 में ये खोज करता है। अगर आपसे जहाज का नाम पूछे तो कौन कौन से, पेंटा, नीना, सेंट मोरिया, 3 जहाज थे इसके। उसके अलावा, ठीक है, किस महाद्वीप पर ये किस द्वीप पर पहुंचा था, तो बहामास द्वीप पर ये पहुंचा था। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इससे संबंधित। बढ़िया चल रहा है दोस्तों, कोई रुक के नहीं चल रहा है वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी लेक्चर का, लेकिन वो 50 मिनट का बन गया था। अच्छी मेहनत मैंने उसमें की थी, लेकिन मुझे उस वीडियो में सेटिस्फिकेशन नहीं लगा। मैंने अपलोड करने के बाद भी वो वीडियो डिलीट कर दिया। ठीक है, तो जिस चीज़ में थोड़ा सा भी ऐसा ऊपर नीचे हो जाए तो मैं रखता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये कहां पर पहुंचा, बहामास द्वीप पर ये पहुंचता है। कब पहुंचता है, 12 अक्टूबर 1492 को। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, इतना हो गया। अब फिर एक और आदमी है, 1501 में ये ट्राई करता है। इसका नाम है अमेरिको वास्पूची। क्या नाम है, अमेरिको वास्पूची। यहां पे लिख दूं मैं, चलेगा, अमेरिको वास्पूची। ये ट्राई करता है 1501 में। ठीक है, और इस व्यक्ति के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये अमेरिको वास्पूची है,
ये क्या करता है, ये अमेरिका की मुख्य भूमि तक जाता है। ये आदमी अमेरिका की मुख्य भूमि तक अपने कदम रखता है और इसी के कारण जो क्षेत्र, जो यूएसए नाम पड़ा है, अमेरिका नाम पड़ा है इस द्वीप का, वो इसी के कारण पड़ा है। क्लियर है? ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, अमेरिका नाम किसके कारण पड़ा? अमेरिको वास्पुची के कारण। ठीक है, अब देखिए अगला शख्स। ठीक है, अगला शख्स कौन आता है? अगला शख्स आता है वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ही कहां पहुंच पाता है? भारत की। अगर आपसे बोला जाता है ना, एक चीज बोली जाती है कि भारत की खोज किसने की, ठीक है, तो भाई थोड़ा तो सोचो यार, पेपर सेट करने वालों अपने देश के बारे में। ठीक है, भारत आज का नहीं है। ठीक है, भारतीय जो इतिहास है वो लगभग कितने 5000 साल से भी पहले का है। ठीक है, जब कोई इर्द गिर्द कोई सभ्यता भी नहीं थी, तब हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पनप गई थी। क्लियर है? और ऐसी सभ्यता थी जो मॉडल आज अपनाए जा रहे हैं नगरों को व्यवस्थित करने के, आपको हैरानी होगी, जो फ्रांस के शहर बसाए जाते हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता से वहां की कॉन्सेप्ट लिए हैं। और जो हमारे शहर बसाए जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ आपने देखा होगा, तो चंडीगढ़ को फ्रांस से कॉपी करके लिया गया। तो भाई सीधा सिंधु घाटी की सभ्यता को कर लेते ना कॉपी। ठीक है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको कि फ्रांस से हमने कॉपी किया है। फ्रांस ने हमारा ही कॉपी किया है सिंधु घाटी की सभ्यता वाला कॉन्सेप्ट। तो छोड़िए, तो भारत की खोज नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, भारत तक जो पहला यूरोपीय पहुंचा वो कौन था? पहला पुर्तगाली जो पहुंचा वो कौन था? वास्को डी गामा था। अब देखिए, जो ये वास्को डी गामा है दोस्तों, इसके ये कहां का था? ये भी आपका इटली का था। ठीक है, ये भी इटली का था, लेकिन कहां, किसने हेल्प की इसकी हेल्प की पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगाल के राजा जो थे उनके द्वारा इसकी हेल्प की जाती है। और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए, ठीक है, यहां तक तो बार्थोलोम्यू डियाज भी पहुंचा था। ठीक है, ये यहां तक सेम उसी की तरीके से आया वास्को डी गामा, और यहां तक, ठीक है, यहां से होते 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 होते, ठीक है, ये केरल वाला जो रीजन है यहां पड़ता है कल्लिकट। ठीक है, कल्लिकट में ये पहुंच जाता है 20 मई 1498 को। ठीक है, बहुत मेन डेट है दोस्तों, 20 मई 1498 को कौन पहुंचता है? तो पहुंचता है आपका वास्को डी गामा। ठीक है, और एक गुजराती यात्री रहता है जिसका नाम रहता है अब्दुल मनिक। ठीक है, अब्दुल मनिक इसकी सहायता करता है। और तत्कालीन जो यहाँ पर राजा रहता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जिन राजा का नाम क्या है? जमोरिन है। ठीक है, जमोरिन है, वो इनका यहाँ पर क्या करते हैं? भव्य स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ जो वहां पर अरब के व्यापारी रहते हैं वो उनका विरोध भी करते हैं। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। किससे संबंधित? आपको ध्यान रखनी है वास्को डी गामा से संबंधित। क्लियर है? चलिए, तो अब जितना मैप का पोर्शन था वो हमारा हो चुका है दोस्तों, और अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका आगमन का क्रम और उनकी स्थापना का क्रम। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो वीडियोज हो वो एक तो वो 30 मिनट से कम ना हो, ठीक है, किसी भी लेक्चर की, और वो 40 मिनट से वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाती है तब भी प्रॉब्लम है और कम भी हो जाती है तो तब भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरा काम है कि मैं उसको एक संतुलित रूप प्रदान करूं। इसको मैं वहीं रख लेता हूं जहां से इसको मैंने निकाला है। थोड़ा सा बस रुकिए आप 2 मिनट।
अब देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर समझना है, एक तो हमने यहाँ पर बात करनी है कि यूरोपीय कंपनियां जो हैं, यूरोपीय कंपनी जो हैं, उनका आगमन किस प्रकार हुआ, किस सन में हुआ, और उन्होंने अपनी जो कंपनियां हैं वो किस सन में यहाँ पर स्थापित की। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे आप लोग यूरोपियों का आगमन। क्लियर है? ऐसा मत डालिए, यूरोपीय लिखिए आप सिर्फ। एक साइड हम क्या करेंगे, एक साइड आप लिखना आगमन और एक साइड लिखना आपने कंपनियों की स्थापना। क्लियर है? इस तरीके से करिए आप। अब देखिए, आगमन में सबसे पहले यहां पर कौन आए, पुर्तगाली आए। सबसे पहले लिखिए पुर्तगाली। और पुर्तगाली कब आए, 1498 में आते हैं। क्लियर है? सेकंड नंबर पे आते हैं आपके डच। ठीक है, डच कब आए, डच आते हैं आपके 1605 में। क्लियर है? उसके बाद आते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज कब आते हैं, अंग्रेज आते हैं 1608 में। उसके बाद आते हैं आपके डेनिस। और डेनिस कब आते हैं, डेनिस आते हैं 1620 में। और डेनिस के बाद आते हैं फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी कब आते हैं, ये आते हैं 1668 के अंदर। क्लियर है? सबसे, अगर आगमन के क्रम में आपसे पूछता है कि सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए 1498 के अंदर, फिर कौन आए, डच आए 1605 के अंदर, फिर कौन आए, फिर अंग्रेज आए 1608 के अंदर, फिर आपके डेनिस आई 1620 में, और फिर आए फ्रांसीसी 1668 के अंदर। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब कंपनियों की स्थापना की बात करें तो कंपनी की स्थापना के क्रम में आपको क्या ध्यान रखना है कि पुर्तगाली जो कंपनी है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी होती है जब ये आए थे, क्रम ध्यान रखना, 1498 में। और 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। उसके बाद सेम है, लेकिन क्या चेंज होगा, डच आते पहले हैं लेकिन कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद करते हैं। तो सब अंग्रेज क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। यहां पर क्या थी इनकी कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब होती है इसकी स्थापना, 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है वो आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना होती है 1616 में। कब होती है, 1616 में, नहीं माफ कीजिएगा, 1602 में होती है इसकी स्थापना। और जो आपकी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना होती है 1616 में। क्लियर है? और जो फ्रांसीसी कंपनी है इसकी स्थापना होती है 1664 में। क्लियर है? बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यूरोपीय कंपनियों का एक साइड आप आगमन देख रहे हैं, एक साइड आप कंपनियों की स्थापना देख रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, पुर्तगाली जो कंपनी है इसकी ये कब आते हैं, पुर्तगाली यहाँ पर 1498 में आते हैं, डच 1605 में आते हैं, अंग्रेज आपका 1608 में आते हैं, डेनिस 1620 में आते हैं, और फ्रांसीसी आपके 1668 में आते हैं। लेकिन जो कंपनियों की स्थापना है वो कब कब होती है, कंपनियों की स्थापना पुर्तगाली कंपनी 1498, सेम आने का क्रम भी,
और इनकी कंपनी इस्टेब्लिश करने का क्रम भी सेम है। अंग्रेज कंपनी यहाँ पर 1600 में आती है, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आती है और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1616 में आती है और फ्रांसीसी कंपनी आपका 1664 के अंदर आती है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इतना हो गया होगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब लिखिए दोस्तों, अब एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का कारण। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग जो मैंने ओरली बताया, जो मौखिक रूप से बताया, वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा हो, तो इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखित रूप से बता रहा हूँ। अब देखिए भारत आगमन का क्या कारण था इनका, वो आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले जो आप लोगों ने लिखना है, पहला क्या है, आप लोग लिखेंगे, जो हेडिंग डालनी है आपने वो क्या डालनी है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आने के कारण या यूरोपियों के भारत आने के कारण, जो भी है। ठीक है, सबसे पहला मसाला व्यापार। ठीक है, दूसरा जो कारण था वो था भौगोलिक खोजें। क्लियर है। तीसरा जो व्यापार काम था वो क्या था, 1453 में उस्मानिया सल्तनत कहे आप या ऑटोमन साम्राज्य कहे, एक ही है दोनों। ठीक है, सल्तनत या ओटोमन साम्राज्य द्वारा कुस्तुतुनिया व एशिया माइनर पर अधिकार। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये हो गया। उसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसका, यूरोप का। ठीक है, उसके अलावा नवीन समुद्र मार्गों की खोज। तो ये सारे के सारे जो रीजन है दोस्तों, ये क्या है, ये आपके कारण बने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का, और उसके अलावा यूरोप में पुनर्जागरण। क्लियर है। तो ये सभी के सभी रीजन जो हैं ये आपके स्क्रीन पर हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हो। और ये वो कारण रहे जिससे क्या रहा, जो यूरोप है, पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश, ठीक है, इन्होंने अपनी, चाहे डच हैं चाहे आपके अंग्रेज हैं, इन्होंने अपने पैठ स्थापित किए कहाँ पर, हमारे इंडिया में। दोस्तों अभी का जो लेक्चर है, ठीक है, देखिए अगर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को भी बोरियत होगी और नोट्स बनाने में आप लोगों को परेशानी होगी। जब आप लोग स्कूल में हुआ करते थे, 6 घंटे हम स्कूल में रहा करते थे, तो देखिए उस टाइम पर क्या होता था, जो भी हमारी एक वेला रहती थी, यानी कि एक पीरियड रहता था हमारा, एक क्लास रहती थी, उसकी जो टाइमिंग रहती थी वो 40 या 45 मिनट होती थी। 45 मिनट मैक्सिमम और 40 मिनट कम से कम। तो मेरा भी यही प्रयास है कि हम लोग क्या करेंगे, 40 मिनट या 30 मिनट से कम नहीं और 40 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है, इतनी क्लास हम, इतनी टाइम ड्यूरेशन की क्लास हम रिकॉर्ड करेंगे। और इस जो भी क्लास पढ़ती है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपके पेज में जो दिखती है, उस क्लास को आप लोग देखिए ज़रूर, ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाएं। ये मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जो ये क्लासेस हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, चाहे जो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर चलेगी, कल ज्योग्राफी चलेगी, कुछ भी चलेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स चलेगी, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, ये कंटेंट आप लोगों को आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, और ये विश्वास मेरा अपने ऊपर नहीं है, ये विश्वास मेरी मेहनत के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि
दोस्तों बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है, जितना हम सोचते हैं। देखिए 40 मिनट का लेक्चर बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इससे पहले जो मेहनत लगती है वो बड़ी बात है। कि अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह लैपटॉप सेट करना पड़ता है, फिर स्टैंड लाना पड़ता है, फिर मोबाइल उसका डाटा जो वो रहता है, केबल रहता है वो लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका स्टैंड फिक्स करना पड़ता है, कैमरा फिक्स करना पड़ता है। ये चीज़ें देखिए 40 मिनट का लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप लोग इस मेरा ख्याल रखिए चाहे ना रखिए, पर उस चीज़ का आप उस मेहनत का आप लोग ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, जो सिर्फ तैयारी करने वाले हैं, जो जिनको तैयारी से कोई वास्ता नहीं है, उन लोगों तक आप इन वीडियोस को पहुंचाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको इतिहास समझना है, जिनको इतिहास जानना है, और जिन लोगों को अपने देश के बारे में जानना है, उन लोगों तक आप इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। आप लोग इन वीडियोस को अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आपको लगते हैं कि हमारे पढ़ने और जिन बच्चों के अंदर ललक है, ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों तक आप को लगता है कि हमारे ऐसे साथी हैं जिनको इनकी इन वीडियोस की सच में ज़रूरत है, इन वीडियोस को आप लोग जरूर पहुंचाएं, ठीक है। ये नहीं कि मैं ये नहीं